यशोदा अपने पति मदन लाल और इकलौते बेटे आयुष और बहू कंचन के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें वो सभी हंसी खुशी से रहते थे। मदन लाल रिटायरमेंट लेकर अब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। अब तो वो अपना वक्त अपनी पत्नी यशोदा के साथ बिताना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन जब यशोदा अलमारी में कपड़े रख रही थी तो मदन लाल हाथों में गजरा लेकर उसके पास आते हैं और उसके बालों में गजरा लगाते हुए कहते हैं, अरे मेरी प्यारी धर्म पत्नी जी, कितना काम करोगी? जरा अपने पति से भी 2 मीठे बोल बोल लिया करो यार। क्या आप भी हर वक्त बस आपको रोमांस ही सूझता है? अरे घर में बेटे बहू हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। ओहो, तो किसी और की बीवी के साथ थोड़ी ना रोमांस कर रहा हूँ। अरे भाई, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तुम, तुम्हारे बालों में नहीं तो क्या पड़ोसन के बालों में गजरा लगाएंगे है? और ये बताओ, पिछले कई सालों से तुमने कभी मुझसे अकेले में 2 बातें भी की हैं? कैसे करती जी, पहले जवान बेटी की शादी और फिर बेटे की। घर गृहस्थी और बच्चों में ऐसी उलझी कि कभी मौका ही नहीं मिला। अब मुझे तो लगता है तुम्हें ये भी याद नहीं कि हमारी शादी की सालगिरह कब आती है। भला मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ जी, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, अच्छे से जानती हूँ। मदन लाल उदास होकर कहते हैं, हाँ, लेकिन अब इन सब का फायदा भी क्या यशोदा, वो दिन तो अब बीत चुके। उन दोनों की ये सारी बातें उनके बेटे बहू सुन लेती हैं। फिर जब उनकी सालगिरह का दिन आता है तो आयुष और कंचन उनके लिए केक लेकर आते हैं। केक काटने के बाद वो उनसे कहते हैं, पापा ये लो मनाली के टूर पैकेज के टिकट्स, और अब माँ को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ। नहीं बेटा, अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब कहाँ। तो क्या हुआ पापा, लाइफ को जीने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हाँ पापा, अब आप दोनों एक दूसरे को अपना वक्त दीजिए। बेटे बहू के कहने पर वो दोनों मनाली चले जाते हैं और कुछ दिन हिल स्टेशन पर बिताने के बाद वापस आते हैं। लेकिन ट्रिप पर से वापस लौटने के बाद यशोदा को उल्टियाँ होने लगती है। ये देख कंचन बहू ने उससे कहा, क्या हुआ माँ जी? लगता है इतने दिनों से बाहर का खाना खाने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन जी कुछ मचल सा रहा है। चलो यशोदा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर यशोदा का चेकअप करता है। डॉक्टर यशोदा का चेकअप कर चौंक जाता है। इस उम्र में गर्भवती, कमाल है। तो क्या गजब ढा गया डॉक्टर साहब, अरे फूल फल तो बूढ़े पेड़ पर भी आ जाते हैं। तभी आयुष भी वहाँ आ जाता है। उसे देख यशोदा घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं अपने बेटे बहू से कैसे नजरें मिलाऊंगी? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? पहली बार थोड़ी ना माँ बन रही हो, 2 बच्चों को जना है तुमने। तब बात और थी जी। तुम बेकार की चिंता कर रही हो यशोदा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जब आयुष वहाँ आया तो ये खबर सुनकर तो वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, मुझसे भी छोटा भाई या बहन आ रहे हैं। लेकिन बेटा, आखिर समाज क्या कहेगा? तुम समाज की परवाह मत करो माँ, अब चलो घर चलें। आयुष ने जब से ये बात सुनी थी वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई, लेकिन कंचन को जब ये बात पता चलती है तो वो खुश होने की बजाय बिदक जाती है और कहती है, हे राम, माँ जी को इस उम्र में ये क्या सूझा जो उन्होंने ऐसा कर डाला? उन्हें शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है कंचन, अच्छा ही है ना, तुम्हें भी छोटा देवर या नंद मिल जाएगी। माय फुट, मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है। फिर तुम्हारी माँ को ये पाप करते हुए शर्म क्यों नहीं आई? ये बात सुनते ही आयुष गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कंचन से कहता है, अब बस भी करो कंचन, एक शब्द अब और भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से कंचन अपनी सास से घोर नफरत करने लगती है और अपनी सास के बारे में हमेशा गलत ही सोचती है। फिर एक दिन मदन लाल कंचन से कहता है, कंचन बहू, जरा यशोदा के लिए एक गिलास जूस तो बना दो। ये सुन कंचन गुस्से से बोली, पापा जी, उनके लिए जो भी बनाना है आप खुद ही बनाइए या अपने बेटे को बनाने के लिए कहिए। अरे मेरा बस चले तो मैं उनको पानी का एक गिलास तक ना दूं। ये कहकर कंचन किचन से बाहर चली जाती है और मदन लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद ही यशोदा के लिए जूस बनाने लग जाता है। सब मतलब की दुनिया है, दुनिया में सब दिखावे के लिए होता है, असलियत में तो कुछ होता ही नहीं। फिर एक रोज कंचन बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती है तो मोहल्ले की कई औरतें उस पर ताने कसती हैं। उस यशोदा को तो देखो, बुढ़ापे में बच्चे जनने चली है। अरे मैं तो कहती हूँ कि कहीं डूब क्यों नहीं मरी, कल मोही बहू बच्चे जनती अच्छी लगती है, वो बूढ़ी नहीं। मैं तो कहती हूँ वो ये सब जानबूझकर कर रही है, वरना बच्चे को गिरवा भी तो सकती थी। उन सब की बातें सुनकर कंचन गुस्से से भर जाती है और घर आकर आयुष से कहती है, आयुष, माना कि गलती से माँ जी के पेट में वो गर्भ ठहरा हो, लेकिन वो इस गलती को सुधार भी तो सकती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कंचन? यही कि माँ जी इस गर्भ को गिरा भी तो सकती है ना, क्यों उसे जन्म देकर हमारी जग हसाई करने पर तुली है। चुप रहो कंचन, तुम अच्छे से जानती हो कि माँ ने अबॉर्शन करवाया तो उनकी जान भी जा सकती है, और वैसे भी हमारे परिवार में अपने ही खून की हत्या नहीं की जाती, ये सब तुम्हारे परिवार में होता होगा।
ये सब सुनकर कंचन को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर आधी रात को सोते हुए उसे एक अजीब सपना आता है जहाँ डॉक्टर कंचन से कह रहे हैं, देखिए, अगर खुद की जान बचानी है तो आपको इस बच्चे को गिराना ही होगा, नहीं तो आपकी मौत पक्की है। अबॉर्शन करवा लो कंचन, करवा लो ये अबॉर्शन और अपनी जान बचा लो। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे की हत्या नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी। उसकी आवाज सुनकर आयुष की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि कंचन सपने में जोर जोर से ये कहते हुए चिल्ला रही है। फिर आयुष उसे उठाते हुए कहता है, कंचन कंचन उठो, क्या हुआ? और तुम ये सपने में क्या चिल्ला रही हो? नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगी। क्या अपने बच्चे का क्या नहीं करवाओगी? लेकिन कंचन खामोश हो जाती है और फिर अगले दिन अचानक से उसके माता पिता उसके ससुराल आ जाते हैं। बेटी क्या बताएं, तुम्हारे सास ससुर ने तो हमारी बेइज्जती ही करवा दी। सारे रिश्तेदार थू थू कर रहे हैं। हाँ, और अगर तेरी सास को बच्चा पैदा करने का इतना ही शौक था तो जवानी में पैदा कर लेती, अब बुढ़ापे में क्या चाहती है? चुपचाप गिरवा नहीं सकती थी इसे। अपने माता पिता की बात सुनकर कंचन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ भला तुम एक माँ होकर अपनी औलाद की हत्या की बात कैसे कर सकती हो? जब ईश्वर ने औलाद दे ही दी है तो उसे जन्म दो ना। और वैसे भी गर्भ में हत्या करने वाले हमेशा नरक भोगते हैं, नरक। और मेरा ससुराल स्वर्ग है, स्वर्ग। यहाँ शिशु हत्या जैसा पाप नहीं होता। कंचन की ये बात सुनकर मदनलाल, यशोदा और आयुष खुशी से गदगद उठते हैं और कंचन के माता पिता वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और फिर यशोदा एक हृष्ट पुष्ट बालक को जन्म देती है और कंचन उसे पालने की जिम्मेदारी लेते हुए आयुष से कहती है, अब राम के घर लक्ष्मण भी आ गया। आयुष, तुम बाप समान भाई और मैं माँ समान भाभी बनी गई हूँ। अब मैं अपने इस छोटे से देवर की अच्छे से देखभाल करूंगी। हाँ कंचन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात सुनकर मदनलाल और यशोदा दोनों बहुत खुश होते हैं। साथ ही उन्हें गर्व होता है कि उनके बेटे बहू कितने समझदार हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं और उस नन्हे मुन्ने की देखभाल करते हैं।